हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ केशव झा। और आज का जो टॉपिक है इसके अंदर हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम के एक सब्जेक्ट है आपका बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जो कि पेपर 2 का पार्ट है। उसके बारे में उसके सिलेबस के एनालिसिस को पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं जब से इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग को सीए फाउंडेशन के कोर्स में इंट्रोड्यूस किया गया है, तब से बच्चों को ये पढ़ा रहा हूँ। और इसीलिए आपको जो मैं डिटेल देने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपकी तैयारी के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किन पॉइंट्स पे मेहनत करनी है और क्या करना है। तो हम लोग इस चीज़ के बारे में आज बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग विद मी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट की। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ तो आपको ये चीज़ समझनी है, मैं यहाँ पर रीड भी कर रहा हूँ और आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए भी मैं ये बातें बोलूंगा, हिंदी में भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल फर्स्ट हम इसके बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट ऑल द स्टूडेंट नीड टू अंडरस्टैंड that in this subject we discuss the aspect of communication which we need in our workplace। यानी कि आप लोगों को ये बात समझनी है कि आईसीआई ने जो ये सब्जेक्ट ऐड किया है, तो इसको ये दिमाग में रख के किया है कि इसमें आप जो दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं उस इंग्लिश के बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस कम्युनिकेशन की लैंग्वेज के बारे में जो कि हम लोग अपने वर्क प्लेस पे करते हैं, हम अपने ऑफिस में करते हैं, यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन की। यानी ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है वो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड है। दिस क्लास और दिस सब्जेक्ट, यानी ये जो क्लास और सब्जेक्ट है, इज नॉट द इंग्लिश स्पोकन क्लास। यानी कि आप आराम से समझ ही चुके हैं कि ये इंग्लिश स्पोकन क्लास नहीं है। ऑल्सो दिस इज नॉट अ क्लास फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। यानी काफ़ी सारे बच्चे जो गवर्नमेंट के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, ये वैसा भी कोई चीज़ नहीं है, ये अलग है। ना तो ये स्पोकन इंग्लिश की बात करेगा और ना ही ये गवर्नमेंट के प्रिपरेशन के जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आप एसएससी करते हैं, चाहे वो एनडीए करते हैं, चाहे वो DSSS भी करते हैं, ये उन दोनों ही चीज़ों से अलग है। क्योंकि जो आपका जो बेसिक जो आपका गवर्नमेंट प्रिपरेशन वाला एग्जाम होता है उसके अंदर आपको बहुत सारे बेसिक टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे नाउन पढ़ाया जाता है, प्रोनाउन पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया जाता है, एडवर्ब पढ़ाया जाता है, कंजक्शन पढ़ाया जाता है, सारी पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया जाता है, टेंसेस को फिर से पढ़ाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है। इंस्टेड of this, the ICAI has a vision in mind by which they think that students already has basic knowledge, so give them bit advance। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी आप ICAI जो है आपके लिए मान के चलती है कि देखो बच्चों को ये जो बेसिक नॉलेज होती है जो कि एसएससी वगैरह के एग्जाम में बच्चे करते हैं, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया या आपका सिनोनिम एंटोनिम्स का भी जो बेसिक लेवल हो गया, या फिर कहाँ पर नाउन आना चाहिए, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें जो है ये आप लोगों को आता है क्योंकि आप 12वीं तक इंग्लिश पढ़ चुके हो। तो ये मान के चलते हैं वो कि आपको इन सारी चीज़ों की नॉलेज है और इसीलिए वो थोड़ा सा एडवांस लेवल जो है वो अपना मेंटेन करते हैं। वो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तरह आपको ट्रीट नहीं करेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा इसमें। अगर मैं सिलेबस की बात करता हूँ तो इसमें टोटल 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर है। ऑफकोर्स अगर 13 चैप्टर है तो आपको पता है कि क्रिश्चियन जो हमारा रिलीजन है उसे 13 को नॉट अ वेरी गुड नंबर माना जाता है, बट इसमें इन्होंने 13 चैप्टर ही दिए हुए। क्यों दिया है अब वो जाने, कोई लॉजिक नहीं है, बट फिर भी। तो पहला जो चैप्टर होगा वो होगा कम्युनिकेशन के बारे में। इसमें हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन के टाइप क्या होते हैं, कम्युनिकेशन के चैनल कौन कौन से होते हैं। ऑल्सो इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि कम्युनिकेशन की एडवांटेजेस क्या क्या होती है, कौन कौन से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या उसकी वीकनेसेस होती है, ये सारा आप कम्युनिकेशन के अंदर करते हैं। जब हम सेंटेंस टाइप के अंदर जाएंगे तो सेंटेंस टाइप के अंदर हम लोग ग्रामर का जो बेसिक नॉलेज है उससे मिलता जुलता ही पढ़ेंगे। जैसे कि इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस के टाइप कितने होते हैं, क्लॉजेस के टाइप कितने होते हैं, आपका वर्ब की हल्की सी नॉलेज है, यानी जिसमें बता रखा है इन्होंने। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन से होते हैं, इनके बारे में इसके अंदर डिस्कशन है एक ही चैप्टर के अंदर। और साथ ही साथ इसी चैप्टर के अंदर इन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड एक्टिव पैसिव वॉइस, ये भी इसी चैप्टर के अंदर ही इंक्लूड किया हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ थर्ड चैप्टर वोकैबुलरी की, तो वोकैबुलरी के अंदर जो आपका पोर्शन है उसके अंदर ये लोग फ्रेजल वर्ब्स को कर रहे हैं। इसके अंदर ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, रूट ऑफ वर्ड, कोलोकेशन, कोनोटेशंस,
इन सारी चीज़ों के ऊपर इन्होंने बात की हुई है, अपने सिलेबस के अंदर इसको रखा हुआ है। कंप्रीहेंशन पैसेज आपको पता है, आप इसे एक और नाम से जानते हैं अनसीन पैसेज, यानी कि आपको पैसेज दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना है। ये काम आप लोग 6th क्लास से करते हुए आ रहे हो और उससे भी बेसिक बचपन की क्लासेस से करते हुए आ रहे हो, लेकिन हाँ यहाँ पर उसका थोड़ा सा लेवल एडवांस रहेगा। नोट मेकिंग ये आप लोगों के लिए कोई न्यू टॉपिक नहीं है, 11वीं में न्यू टॉपिक था, अब 11वीं 12वीं के बाद तो कोई न्यू टॉपिक रह नहीं गया है ये आप लोगों के लिए, क्योंकि नोट मेकिंग आप लोगों ने 11वीं 12वीं में की है। यहाँ पर भी कुछ वैसी ही नोट मेकिंग करनी है और उसी तरीके से करना है, नोट मेकिंग भी करनी है। इसके अंदर आपको फिर आपको ये भी बताया जाएगा कि उसके बाद समरी कैसे बनानी है, क्या क्या पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं, ये सारी चीज़ें बात की जाएंगी। जो आपका 6th चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बेसिक्स ऑफ राइटिंग, इसके अंदर आपको ये बताया कितने टाइप की राइटिंग होती है, एक्सप्रेसिव राइटिंग कौन सी होती है, एक्सपोजिटरी कौन सी होती है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कैसी होती है। तो इसमें राइटिंग के टाइप्स के बारे में बात किया गया और इस चैप्टर से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये नॉट फॉर एग्जाम है, ये जस्ट फॉर स्टडी है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें कोई कुछ नहीं है, ये सिर्फ अगर आपको पढ़ना है नॉलेज बढ़ाने के लिए तो ये चैप्टर है। 7th ये आप लोगों के लिए नया है, प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग जो होता है वो वेरी सिमिलर टू कहा जाता है समरी के, बट वो समरी से काफ़ी डिफरेंट होता है, लेकिन होता ये समरी के ही टाइप का है। आपको समझाते वक्त जब समझाया जाएगा तो ये पूरा उसी तरीके से बताया जाएगा और इसके ऊपर फिर हम लोग बात करेंगे जब हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। बाकी अभी के लिए आप ये समझिए कि ये टाइप ऑफ समरी है, ठीक है, और इसका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसका क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा। इसके बाद जितने भी चैप्टर है लगभग लगभग सबके 5-5 नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे। देन हमारे पास आर्टिकल राइटिंग है। आर्टिकल राइटिंग भी आप लोगों को पता ही है, कोई न्यू फैमिलियर चीज़ अनफैमिलियर चीज़ नहीं है, आपके लिए फैमिलियर है, ये आपके लिए आपने पढ़ा हुआ है, आप जानते हैं आर्टिकल राइटिंग के बारे में, आपने किया हुआ है। सेम विद द रिपोर्ट राइटिंग। एक चीज़ है फॉर्मल लेटर्स। देखिए लेटर्स के बारे में तो आपने पढ़ रखा है, लेकिन हम लोग जब 12th क्लास तक होते हैं तो हम लोग बेसिकली 3 ही तरह के लेटर पढ़ते हैं, एक कंप्लेनिंग लेटर, दूसरा लेटर टू एडिटर और तीसरा जॉब लेटर। यहाँ पर थोड़ी वर्सटैलिटी बढ़ जाएगी फॉर्मल लेटर्स के लिए। और साथ साथ ऑफिशियल कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो इसके अंदर हम लोग मेमो की भी बात करेंगे, ओके, और भी चीज़ों की बात करेंगे इसी के अंदर, सर्कुलर की बात करेंगे और मेमो की बात करेंगे। देन हम बात करते हैं 11th चैप्टर की, जो कि है कि राइटिंग फॉर्मल मेल्स। ऑफकोर्स इसके अंदर आपको ईमेल लिखने का तरीका बताया जाएगा, इसके अंदर डिफरेंस बताया जाएगा आपको कि फॉर्मल मेल, सेमी फॉर्मल मेल, इनफॉर्मल मेल में क्या अंतर होता है और किस तरीके से किया जाता है। एक जो टॉपिक आप लोगों को बिल्कुल नया मिलेगा वो है रेज्यूमे राइटिंग। रेज्यूमे आप लोगों ने अभी तक नहीं लिखा है, जो आप लोग 12th क्लास में लिखते थे वो बायोडेटा होता था, जो कि आप जॉब लेटर के साथ अटैच करते थे, वो बायोडेटा होता था। ये बायोडेटा नहीं है, ये रेज्यूमे राइटिंग है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आप सीवी, रेज्यूमे और बायोडेटा के फर्क को समझोगे और एक इफेक्टिव रेज्यूमे राइटिंग कैसे करनी है ये आपको इसके अंदर सिखाया जाएगा। मीटिंग्स जो है ये भी एक ऐसा ही टॉपिक है, इसको हम लोग मिनट्स ऑफ मीटिंग्स के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर आपको 2 चीज़ें सीखनी है, एक एक्शन प्लान बनाना, दूसरा एक्शन टास्क रिपोर्ट बनाना, और ये हो गया तीसरा हमारा मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाना। ये क्या होता है, जब कोई मीटिंग होती है तो उसके अंदर नोट्स लिखे जाते हैं, उन्हीं नोट्स को हम लोग मिनट्स ऑफ मीटिंग कहते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा। और कुछ चीज़ें तो आपको सिलेबस को देख के पता चली गया कि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं मिलेंगी, कुछ चीज़ें आपको ईजी मिलेंगी, लेकिन आपको अब समझ के करना पड़ेगा। मैं आपको पहले बता दूं कि रेज्यूमे राइटिंग, मीटिंग, फॉर्मल मेल्स, रिपोर्ट राइटिंग, फॉर्मल लेटर्स, आर्टिकल राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, नोट मेकिंग, कम्प्रीहेंशन पैसेज, ये सारे के सारे चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी, मैं ये नहीं कह रहा सब में से आएंगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो 5 मार्क्स का आएगा, मिनिमम 5 मार्क्स का वो क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग ये कर सोच के चले कि सारे चैप्टर करने, क्योंकि इनमें से कोई सा भी आए वो 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है वो कैसा होता है। तो देखते हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि ये पेन एंड पेपर मोड में किया जाता है। द एग्जाम विल बी हेल्ड इन पेन एंड पेपर मोड। ये आप लोगों को पता है कि पेन एंड पेपर मोड में होगा। पेन और पेपर मोड बोला है, इसका मतलब ये, एक और बात बोल दूं, मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखा है, पर इंग्लिश का पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, इसमें एमसीक्यू नहीं होते, ये लिखने वाला पेपर होगा। ओके, सेकेंड चीज जो है, ये जो एग्जामिनेशन है ये आपका पार्ट ऑफ पेपर 2 है, ये पूरा पेपर 2 नहीं है, ये पेपर 2 का पार्ट है। अब वो क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। थर्ड पॉइंट आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर विल कैरी, अगर मैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ, दैट क्वेश्चन पेपर, यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ, पेन ले लेता हूँ, ओके ले लिया मैंने पेन, सॉरी इसको थोड़ा सा रिवर्स किया जाए, तो जूम
हम्म। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे, चलिए इसकी जरूरत नहीं है, जैसे जूम ही कर लेते हो, बिना मतलब दिक्कत होगी, फायदा क्या। तो ये कर लेते हैं। क्वेश्चन पेपर विल कैरी टू पार्ट्स, फर्स्ट इज बिजनेस लॉ जो कि 60 मार्क्स का होगा, और सेकंड इज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग जो 40 मार्क का होगा। अब बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं, अच्छा 40 मार्क की तो है इंग्लिश, ये तो आराम से कर लेंगे। 40 मार्क है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप छोड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर मैं मार्किंग की बात करूंगा तो आप खुद ही समझ लो कि अगर 100 नंबर का कोई पेपर है, अगर उसमें 2% मार्क आपके जाते हैं तो भी आपको 98% मार्क मिल जाएंगे, सिर्फ 2 नंबर जाने से 98% मार्क मिलेंगे। लेकिन अगर 40 मार्क्स का पेपर है और अगर उसमें से आपके 2 नंबर चले गए तो इसका मतलब आपके 5% मार्क कट जाएंगे। यानी यहाँ पर 1 मार्क की वैल्यू लगभग लगभग 2.5% है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर मार्क लूज करना यानी परसेंटेज को बहुत ज्यादा लूज कर सकते हो आप। तो इसीलिए ये जितना कम मार्क्स का वहां पर इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा हो जाती है। अब मैं पैटर्न की बात करता हूं, तो इंग्लिश का जो पैटर्न है, बिजनेस रिपोर्टिंग का जो पैटर्न है, वो है क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, सारे 10-10 मार्क्स के हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि 10-10 मार्क के हुए 5 क्वेश्चन तो 50 हो गए और पेपर आपका 40 मार्क का है। हाँ बिल्कुल, पेपर 40 मार्क का है और ये 50 नंबर के हो गए। वो कैसे हुए मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोग अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा वो आप लोगों के लिए नेसेसरी है, मतलब नेसेसरी का मतलब इसमें चॉइस नहीं मिलेगी आपको, करना नहीं करना आपके ऊपर है, लेकिन करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। मैंडेटरी तो नहीं होता है, बट हाँ ये 10 मार्क का क्वेश्चन है और इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसमें 2 पार्ट होंगे 5 मार्क्स के ईच, एक आपका कंप्रीहेंशन का पार्ट होगा, दूसरा आपका नोट मेकिंग का पार्ट होगा। ये 2 क्वेश्चन होंगे आपके क्वेश्चन नंबर 7 में 5-5 मार्क्स के। उसके बाद क्वेश्चन जैसे कि मैंने लिखा भी है, इन क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए विल बी कंप्रीहेंशन पैसेज एंड पार्ट बी विल बी नोट मेकिंग। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 4 क्वेश्चन बचते हैं। इनमें से आपको कोई से भी 3 अटेम्प्ट करने, आपकी मर्जी है, कोई से भी 3 अटेम्प्ट करे। अब इनके मैं बता देता हूँ, ये भी 10-10 मार्क के हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को 3 पार्ट में बांटा गया, जैसा कि लिखा भी हुआ है, ईच क्वेश्चन विल फॉलो सेम पैटर्न, क्वेश्चन विल बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट है, 10 मार्क को बांटा जाएगा। कैसे? पहला पार्ट जो होगा उसके अंदर एक क्वेश्चन होगा जो कि 2 मार्क का होगा, जो कि चैप्टर नंबर 1 से आएगा। सो दैट मीन्स 6 मार्क का तो आपका सिर्फ चैप्टर नंबर 1 है। मैंने कहा 3 क्वेश्चन करने और तीनों क्वेश्चन 2-2 मार्क के होंगे और चैप्टर नंबर 1 से होंगे, तो वो क्या होगा आपका 6 मार्क का क्वेश्चन हो गया, 6 मार्क का चैप्टर हो गया। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा, पार्ट 2 जो होगा, उसके अंदर 3 क्वेश्चन होंगे 1-1 मार्क के। अब वो वोकैब से वॉइस और नरेशन तीनों को मिला के होंगे, वोकैबुलरी के भी हो सकते हैं, वॉइस के भी हो सकते हैं। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को मिक्स करके आएंगे, वो चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 को मिक्स करके ये 3 क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद जो आपका थर्ड पार्ट होगा वो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा और वो 5 नंबर के क्वेश्चन में वो कुछ भी दे सकते हैं। किसी में वो ATR और मिनट ऑफ मीटिंग दे सकते हैं, किसी के अंदर वो रिपोर्ट राइटिंग और रेज्यूमे राइटिंग दे सकते हैं, किसी के अंदर वो आर्टिकल राइटिंग दे सकते हैं। तो ये उनकी मर्जी है, ये वो किसी भी तरीके से दे सकते हैं। ओके, तो ये है आपका पूरा पैटर्न। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए, अब सबसे पहले आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपका लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है। क्या है कि जब से मानुषी चिलर बनी है मिस वर्ल्ड, तब से लोगों को ना इमोशनल आंसर देने का बहुत हो गया है, एक फ्लो सा आ गया लोगों में। लेकिन यहाँ पर बात ये नहीं है, यहाँ पर रियलिटी की बात करते हैं हम लोग। आप अगर बात करते हैं कि आपका कंपटीशन क्या है, तो आप ये समझ के चलिए कि आपके बैच के जो बच्चे होंगे वो आपके स्टूडेंट हैं। और इस साल तो ये पूरा भी हो जाएगा, क्योंकि इस बार मई में जो बच्चे एग्जाम देने वाले थे वो भी नवंबर में देंगे। तो सिर्फ आपके बैच के बच्चे आपका कंपटीशन नहीं है। आपके सेशन में, बैच में तो आपके 40 बच्चे, 50 बच्चे, 100 बच्चे एक ट्यूशन में पढ़ रहे होंगे। दूसरा होता है ये ऑल ओवर इंडिया का पेपर, तो पूरे सेशन के बच्चे आपका कंपटीशन है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके 90% से कम कभी आए ही नहीं, वो होंगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सेकंड अटेम्प्ट दे रहे होंगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कहा होगा कि हम अभी नहीं भर रहे, हम जून अटेम्प्ट नहीं भरेंगे, हम सीधा नवंबर अटेम्प्ट ही भरेंगे और हम वहीं पे प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो उनकी प्रिपरेशन भी ज़्यादा है। और लास्ट तो है कि ये आपका ऑल ओवर इंडिया का लेवल है। तो आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि आपका कंपटीशन का लेवल जो है बहुत हाई है। आप लोग जो सोच रहे हैं, यहाँ पर आप पहला ब्लॉक देख सकते हैं, आप लोग अभी पहले ब्लॉक के बारे में सोच रहे हैं, जो कि कंपटीशन आपका ये लास्ट वाले ब्लॉक से भी ज़्यादा बड़ा है। अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बच्चे कहते हैं अरे यार को जोड़ने की जरूरत क्या थी, सब्जेक्ट को जोड़ने की। तो ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाई दिस सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉमर्स एंड मैथ्स। यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, कॉमर्स और मैथ्स की लैंग्वेज ही कहा जाता है इंग्लिश को। ये इंग्लिश को पढ़ना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, समझना बहुत ज़्यादा ईजी होता है।
वन हैज़ टू वर्क इन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। ऑफकोर्स अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को कोर्स कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आप चाहते हैं कि आप इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में काम करो, और फाइनली आपको पता है एमएनसी वगैरह जो बढ़ रही है, तो बढ़ते कंपटीशन के साथ ये एक चीज़ है, तो वहाँ के लिए भी इंग्लिश ज़रूरी है, इसीलिए इसको लाया गया है। द प्रॉब्लम फेस्ड बाई मैनी स्टूडेंट इज लैक ऑफ देयर नॉलेज इन कम्युनिकेशन। क्या होता है कि हम लोग बचपन से अकाउंट्स के सवाल सॉल्व कर लेते हैं, इको को हम लोग आंसर लिख देते हैं, हमें एनालिसिस करना आता है, हमें अकाउंटिंग कर दी जाती है, पर हमें रिप्रेजेंट करना नहीं आता है। हमारी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। इस चीज़ को ध्यान में रख करके भी ये टॉपिक, इस सब्जेक्ट को लाया गया है। इवन द स्टूडेंट हु आर गुड इन अकाउंटिंग, जैसा कि मैंने अभी बोला, एंड एनालाइजिंग, फाइंड इट डिफिकल्ट टू हैव अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल तो छोड़ो, इनफॉर्मल करने में भी हालत खराब हो जाती है बहुत सारे बच्चों की, तो इसलिए इसको लाया गया है। कुछ और पॉइंट आपको समझना तो वो यही है कि इट इज़ द नीड ऑफ आवर, ये आपके आज के टाइम की नीड है, ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक आ गया। सेकंड, इट इज़ द सेकंड लैंग्वेज, देयरफॉर इट इज़ आवर सेकंड लैंग्वेज, देयरफॉर वी नीड टू स्टडी इट इन हायर कोर्सेज ऑल्सो, क्योंकि ये आपकी बेसिक नॉलेज नहीं है, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है जो आपने को बचपन से आ रही है, ये बहुतों की सेकेंड लैंग्वेज है, इंडिया की तो ये सेकेंड ही लैंग्वेज है। तो अगर आप हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं तो और ज़्यादा अच्छे से इसको समझ पाते हैं, इसलिए। तीसरा, ये आपको प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए देती है। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसे हिंदी में लिखी होती है कि हमें प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आ रही थी। मैथ्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, हमें प्रॉब्लम ही नहीं समझ आती, हम उसका आंसर क्या लिख लेंगे। तो इंग्लिश जो है काफ़ी जगहों पर ये इसमें भी हेल्प करती है। अगली चीज़ की बात करें तो ये चीज़ है ही कि इंग्लिश से कहीं ना कहीं आज की डेट में पर्सनैलिटी को जोड़ दिया गया है। आज के टाइम पे अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप अपने आप ही पर्सनैलिटी को भी इन्हेंस करेंगे, आपके दिमाग में एक वो इमेज आती रहेगी कि कैसी आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, तो इसलिए भी इसको लाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपके अंदर, इट विल ओपन द डोर टुवर्ड्स द वर्ल्ड फॉर द स्टूडेंट, ये आपको पता है पूरी दुनिया के लिए कर देता है, इंटरनेशनल मार्केट है, मैंने आपको अभी बताया है। नॉलेज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज हेल्प स्टूडेंट इन क्रिएटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग पावर। यानी कि अगर आपके पास कई तरह की लैंग्वेज, जरूरी नहीं कि सिर्फ इंग्लिश की बात करो, अगर आप 2 से ज़्यादा लैंग्वेज भी आपके पास है तो आप चीज़ों को और जितनी ज़्यादा लैंग्वेज का आपके पास नॉलेज होगा, आप चीज़ों को उतना बेहतर समझ सकते हैं, उतना अच्छा आपकी एनालिसिस पावर होगी, उतना अच्छा आपका इंट्रोडक्शन होगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को पूरा पैटर्न बता दिया, मैंने सिलेबस बता दिया है। आप लोग चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, अगर आपको चाहिए इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में नहीं भी डालूंगा तो कोई नहीं, आपको ये चैप्टर पे मिल जाएगा और आप उसको कर सकते हैं। या आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा ये वाला पीडीएफ। सो आई होप आप लोगों को अपने का पूरा एग्जाम समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया, कंपटीशन लेवल समझ में आ गया है, और अब आप लोग बेटर तैयारी करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारे चैप्टर्स को यहाँ पर एक बार पढ़ा दूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपकी। सो दैट्स फॉर टुडे। तब तक आप लोग कीप ट्यून अस विद, स्टे ट्यून विद अस, एंड आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, स्टे ट्यून, एंड विल have you with us for sure. Soon we will introduce our, for whole syllabus we will go chapter wise, and we will make videos chapter wise, and that will help you for your examination, because there are many students who are unable to join classes or something like that, they have problem of money, economy. So I am here to help you guys, and I will help you for sure. So thanks for watching.